जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोषक पदार्थों की, न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे पोषक पदार्थों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, पोषक पदार्थों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक चीज याद रखो कि हमारे शरीर के अंतर्गत जैविक कार्यों के संचालन के लिए, किसके लिए, जैविक कार्यों के संचालन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पोषक पदार्थों की। अब ये जैविक कार्य क्या होते हैं तो समझिएगा। पहला पॉइंट, ऊर्जा प्राप्त करना, अर्थात हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। उपापचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। थर्ड प्रोसेस हम बात करें, शरीर की मरम्मत के लिए, क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर में कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाती है या कोई ढांचा टूट गया तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। विदाउट न्यूट्रिएंट्स वो जुड़ेंगे नहीं अपने पास में। तो शरीर की टूट फूट को सुधारने के लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब इन न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें या न्यूट्रिएंट्स के आधार पर हम जीवों की बात करें तो जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो समझिएगा, हमने बात की न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जीव। ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जीव क्या होते हैं, दो प्रकार के। क्या होंगे बेटा, दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी, एक क्या होता है, स्वपोषी, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, ऑटोट्रोपिक। क्या लिखेंगे, ऑटोट्रोपिक। एक होता है परपोषी, क्या होगा, परपोषी, जिसे हम क्या लिखेंगे बेटा, हेटेरोट्रोपिक। क्या लिखेंगे, हेटेरोट्रोपिक। तो न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जीव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो स्वपोषी, एक परपोषी। ध्यान से समझो, स्वपोषी, स्व का मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब स्वयं यानी खुद की बात कर रहे हैं अपन। तो सीधी सी बात है, जो स्वयं भोजन बना सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, अब स्वयं भोजन कौन बनाते हैं, पादप बनाते हैं। मनुष्य तो बना नहीं से रहा, क्योंकि मनुष्य तो खाता है, बाहर से लेता है। ठीक है, शरीर में थोड़ी बन रहा है भोजन, बाहर से लेता है, तभी तो पेट भरता है, तभी तो ऊर्जा मिलती है, तभी तो उपापचयी क्रियाएं होती है, तभी शरीर की मरम्मत होती है। तो जो भोजन खुद बना रहा है वो कौन है, पादप है, मनुष्य नहीं है। तो हमने क्या लिखा, वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं। अब स्वयं भोजन कौन बना रहा है, पादप बना रहे हैं। लेकिन पादप किसकी वजह से बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, जिनमें कौन सी प्रक्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण की। कौन सी प्रक्रिया हो बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी स्वपोषी जीवों में कौन सी प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की। विदाउट फोटोसिंथेसिस भोजन नहीं बनेगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, सभी पादप। अब सभी पादप है या इनके भी कुछ अपवाद है, तो बिल्कुल अपवाद है। यहां हमने अपवाद लिखा और नाम लिख दो अमरबेल। अमरबेल को हम क्या कहते हैं, कसकूटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कसकूटा। तो जो भोजन बना रहा है वो कौन है, पादप। जबकि अमरबेल भी क्या है, एक प्लांट है, लेकिन वो स्वयं भोजन नहीं बनाता, जबकि एक प्लांट्स के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसलिए वो कैसा है, परपोषी। कैसा है, परपोषी। तो इसलिए अपन ने क्या लिखा, अमरबेल। अमरबेल का दूसरा नाम कसकूटा।
इसी लाइन को अपन इधर लेके आए तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे तो समझो। यहां क्या लिखा, वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, अपन क्या लिखेंगे, वे जीव जो दूसरों पर निर्भर होता है, जो दूसरों पर निर्भर होता है। समझ गए, जैसे पादप ने भोजन बनाया और मनुष्य पादप से भोजन लेकर के उसको ग्रहण कर रहा है, तो वो दूसरों पर निर्भर हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अर्थात जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो कौन से जीव होंगे, परपोषी, यानी मनुष्य। मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, अर्थात जैसे हम धूप में गए, अब धूप में गए तो भोजन थोड़ी बना रहा है कि अपना शरीर खुद भोजन बना रहा है, पेट भर रहा है। जबकि हम धूप से जब अंदर आते हैं तो हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। तो हमें घर आते ही किसकी लगती है, भूख लगती है, तो हम खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पादप करता है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसके, तो आप लिख दो सभी जंतु, अर्थात जितने भी जंतु है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वो कौन है, परपोषी। लेकिन आप कहो तो सर एक अपवाद और लिख दें, तो अपवाद यहां पे क्या लिखेंगे, युगलीना। अर्थात युगलीना में कौन से प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। युगलीना में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिस वजह से युगलीना कैसा होता है, स्वपोषी। युगलीना कैसा होगा, स्वपोषी होगा। समझे बात को। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जीवों की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि सर ये जो न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जो जैव अणु है, जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये कितने होते हैं, ये कितने होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास में पहला होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स का प्रमुख स्रोत है। सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा मिलती है तो किससे, कार्बोहाइड्रेट से, बाद में बात करेंगे। सेकंड है प्रोटीन। थर्ड हम लेंगे लिपिड, जबकि हम सेकंड पे लिपिड भी ले सकते हैं क्योंकि लिपिड हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। थर्ड पे लिपिड हो गया। फोर्थ पे हम लेंगे विटामिन। विटामिन के बाद में आप ले लो मिनरल्स, और मिनरल्स के बाद में आप ले लो जल, H2, वाटर। तो 6 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। जबकि हम बेसिकली इन 3 प्रोडक्ट्स को अलग करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल है। जबकि ये 3 खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल नहीं है, ये सहकारक के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो मेनली खाद्य पदार्थ है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। हम इन्हीं की बातें करेंगे और आज हम पर्टिकुलरली केवल किसके लिए पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए। फिर हम लिपिड की बात करेंगे, फिर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, फिर विटामिन, मिनरल्स और H2 सभी की बात करेंगे। लेकिन आज पर्टिकुलरली हम किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की। तो इस बात पर इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े उससे पहले जाने कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो सीधी सी बात जानू, सुबह की चाय से लेकर के रात के खाने तक और बीच में हमने जो भी खाया वो किस में है, कार्बोहाइड्रेट में। चाहे वो आपकी चाय हो, चाहे वो आपका नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, सभी में क्या पड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। हमने चाय पी, दूध पिया, चीनी डाली, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नाश्ता किया, डबल रोटी ली, ब्रेड ली या कोई पराठा बनाया, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दोपहर में हमने रोटियां खाई, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। रात में हमने चावल खाए, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो सभी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का अगर कोई स्रोत मौजूद है तो वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट से लगभग 55 से या 50 से 75% ऊर्जा हमें कौन देता है, अकेला कार्बोहाइड्रेट। वो एक अलग बात है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, लेकिन वो 1 ग्राम लिपिड के दहन से मिलती है। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटली अभी की अभी ऊर्जा चाहिए तो हम किससे लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। हम धूप में खेल खोल करके आते हैं या हम कोई भी काम करके आते हैं, 1 गिलास पानी लो, ग्लूकोन डी मिलाओ, उसको डिजोल्व करो और पी जाओ, हमें वीकनेस कम फील होती है। क्यों, उसमें क्या थी, कार्बोहाइड्रेट।
आप खेल के आए, एक केला लो, छीलो, खा लो, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बाहर से खेल कर आए अंगूर लिया, खा लिया, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हो बात को? तो सारा का सारा खेल ऊर्जा के लिए किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। अपन ने शोषण के चक्कर पढ़े, पद पढ़े, क्रेब्स चक्कर पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी, लिंक अभिक्रिया पढ़ी, वहां भी खेल किसका था? कार्बोहाइड्रेट का। तो ग्लूकोज की शुरुआत की थी हमने। समझ रहे हो? तो अब हम बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे मिलकर के बना है, तो सिंपल बात याद रखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर के क्या बना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। और इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:2:1 होगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1 है। लेकिन कहीं जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं आते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या आ जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, या एसिटिक एसिड CH3COOH। कार्बो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट में नहीं गिने जाते। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, फिर भी वो किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। कौन है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ गए बात को? और हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हम रासायनिक दृष्टि से देखें तो इनको हम CHO भी कह सकते हैं या C+O भी कह सकते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एसिकीटोन भी कह सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के दूसरे नाम हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जब हम बंटवारा करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन से होंगे? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखो नाम में ही पता चल रहा है। देखो मोनो का मतलब एक होता है, क्या होता है? एक होता है, यानी सिंगल। ओलिगो मोनो से मिलकर बना है और ओलिगो पोली मोनो से मिलकर। अब सिंपल समझो कि जो एक से मिलकर बना है वो क्या होगा? सरल। तो सिंपल सी बात है, मोनोसैकेराइड कैसा होता है? बिल्कुल सरल होता है, इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल एक चीज से मिलकर के बना, तोड़ोगे खत्म हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात मानो, मोनोसैकेराइड क्या है? एकदम सरल शर्करा है। और सरल शर्करा के नाम से हम किसको जानते हैं? मोनोसैकेराइड को। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोनोशर्करा का या मोनोसैकेराइड का सूत्र क्या होगा, तो आप बता दो CnH2ON होता है। यानी N का मतलब जो कार्बन की संख्या है वो यहां रखो, उसके बाद में जो आता है वो मोनोसैकेराइड बन जाएगी अपने पास में। इसके अलावा इनका जल अपघटन नहीं होता है, बिल्कुल आगे नहीं तोड़ सकते क्योंकि सिंगल है, तोड़ेंगे खत्म हो जाएगा बेचारा, इसलिए इसको आगे नहीं तोड़ सकते। उदाहरण देखो मोनोसैकेराइड की क्या होगा? ट्रायोज यानी 3 की बात करें, 3 कार्बन की। टेट्रोज 4 हो जाएंगे, पेंटोज 5 हो जाएंगे, हेक्सोज 6 हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात याद रखो, मोनोसैकेराइड के सिंपल उदाहरण है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में कहां है? हेक्सोज। और प्रकृति में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेजेंट है तो वो ग्लूकोज है। मनुष्य भी ग्लूकोज को ही ग्रहण कर रहा है और ग्लूकोज के रूप में भोजन स्टोर करता है, वही आगे चल करके शोषण के रूप में काम करता है। उत्पाद को तोड़ा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के रूप में मान लो, फिर ग्लाइकोलाइसिस लिंक अभिक्रिया में चला जाएगा, लिंक अभिक्रिया क्रेब्स में, क्रेब्स किसमें? ETS में। तो सारा खेल किसका है? ग्लूकोज का। समझे? ओलिगोसैकेराइड की बात करें, अब सीधी बात है, मोनोसैकेराइड सरल है तो ओलिगो क्या होगी? जटिल, क्योंकि मोनो से कौन बन रहा है? ओलिगो। एक था, एक में 2 मिला दिया, 2 मिल गए, तो सीधी बात है ये क्या हुए? जटिल। एक को आसानी से तोड़ सकते, 2 को आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये क्या है? जटिल शर्करा। बनता किससे है?
2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयों से, अर्थात 2 से या तो कम से कम 2 होंगी या ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयां होंगी, तब जाकर क्या बनेगा, ओलिगोसेकेराइड। यानी हमारे पास में 10 ग्लूकोज हो सकते हैं या हमारे पास 2 ग्लूकोज मिलकर भी क्या बनाएंगे, ओलिगोसेकेराइड। किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध से। सिंपल सी बात है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये आपस में किससे बना दिया अपन ने, ग्लाइकोसिडिक बंध से जोड़ दिया। तो ये जुड़ा हुआ जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाएगा। उदाहरण क्या होंगे, तो माल्टोज की बात कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे, माल्टोज की, हम बात करेंगे सुक्रोज की, हम बात करेंगे लैक्टोज की। तो देखो माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगा, माल्टोज। क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। उसी प्रकार देखो सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सुक्रोज। इसी प्रकार लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे। तो ये किसकी बात हो गई, ओलिगोसेकेराइड की। अब बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो सिंपल सी बात है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। तो सिंपल बात है, ये जटिल है तो ये बहुत जटिल होगा, ये क्या होगा, बहुत अधिक जटिल होगा। ये 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड से बन रहा है तो ये अनेक मोनोसेकेराइड यानी 10 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। किससे जुड़ेगा, वही ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ेगा। उदाहरण सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल में। स्टार्च किस में पाया जाता है, अनाज में। और ग्लाइकोजन यकृत के अंदर पाया जाता है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो स्क्रीनशॉट देखिए, कार्बोहाइड्रेट के हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोतों की। कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है, इंपोर्टेंट की बात करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखो, ग्लूकोज। देखो सबसे मेनली मैं ग्लूकोज को रख रहा हूं क्योंकि ग्लूकोज बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी जो है एक्सेप्ट किसको कर रहा है, ग्लूकोज को। क्योंकि हमारे शोषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम आने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किस में मिलता है, अंगूर में, यानी ग्रेप्स में मिलता है। किस में मिलता है, ग्रेप्स में। और ग्लूकोज जो है इंस्टेंटली ऊर्जा के लिए, यानी तुरंत ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है, ग्लूकोज। अब लोग बात तो कहते हैं कि साहब एनर्जी ड्रिंक यानी स्टिंग, रेड बुल, इन पे पीने से भी क्या होती, ऊर्जा मिलती। अब मैंने तो कभी पी नहीं, तो ऊर्जा मिलती या नहीं मिलती पता नहीं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अपना देसी जो सिंपल सा क्या है, कोई भी फ्रूट्स लो उनको खाओ, उनमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिल जाएगी। फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज कहां मिलेगा, हनी के अंदर, शहद। किसमें मिलेगा, शहद में। जो शहद होता है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्राप्त, मीठा सा होता है, थोड़ा नमकीन भी होता है। सुक्रोज, सुक्रोज किसमें मिलेगा, शुगर कैन, गन्ना में। किसमें मिलेगा, शुगर कैन, गन्ना में मिलेगा। और चीनी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सुक्रोज, क्योंकि चीनी किससे मिलती है, बनती है, गन्ना से बनती है। तो चीनी में भी क्या है, सुक्रोज है। और सुक्रोज में मेनली सुक्रोज किसमें प्रेजेंट है, गन्ना में। लैक्टोज की बात करें, दूध, मिल्क, यानी जो दूध हम पीते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। स्टार्च की बात करें, किसी भी अनाज की बात कर लो। अब अनाज में आप मक्का की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, चने की बात कर लो, उन सब में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। सेलुलोज की बात करो तो प्लांट सेल वॉल की बात कर सकते हैं। प्रॉपरली पादपों की कोशिका भित्ति के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, सेलुलोज प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन कहां पाया जाएगा, लीवर में, क्योंकि जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है उसको किस में चेंज करवा देता है, ग्लाइकोजन में, और वो कहां इकट्ठा हो जाता है, लीवर में। और जब शरीर से ग्लूकोज कम होता है तो ग्लाइकोजन वापस किस में आ जाता है, ग्लूकोज में। समझ गए। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक स्रोतों की हम बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात करें जैविक महत्व की, कि साहब कार्बोहाइड्रेट मेनली काम किस में आ रहा है हमें, और हमें क्यों जरूरत है। तो पहली पॉइंट हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है जीव की संरचना बनाता है। क्या बनाता है, संरचना बनाता है, संरचनात्मक अंग के रूप में कार्य करता है। अब कैसे करेगा, तो सीधी सी बात है, प्लांट की आप उदाहरण ले सकते हो कि प्लांट के अंतर्गत जो सेल वॉल है, जो उसके पूरी संरचना को बना के रखी है, वो किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से। कौन सी से, सेल्यूलोज से। सूत्र क्या है इसका, C6H12O6 से मिलकर बना है।
दूसरा आप ये भी कह सकते हो साहब, जो अमीनो एसिड होता है जिससे प्रोटीन बनता है, और प्लस में आप किसी फैटी एसिड की बात कर सकते हो, यानी जो वसी अम्ल है, इन दोनों के मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कौन काम आएगा? कार्बोहाइड्रेट काम आएगा। थर्ड की हम और बात कर सकते हैं कि ये फ्यूल के रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में काम करता है। समझ गए बात को? जैसे पेट्रोल है, हम चला रहे हैं, उसमें क्या डालते हैं? सॉरी, बाइक है, बाइक में क्या डालते हैं? हम पेट्रोल डालते हैं, और उसी पेट्रोल के जितना पेट्रोल डालते हैं बाइक हमें ले जाती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंतर्गत जितना कार्बोहाइड्रेट होगा, जितना हमारे पास ऊर्जा होगी, हम उतना ही काम कर पाएंगे। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो हम काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये किसके रूप में भी काम करता है? ईंधन के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट की संपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, लिपिड की बात करेंगे। तब तक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा।